गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत से ऑर्गेनिज्म है। सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म भी है, ह्यूज ऑर्गेनिज्म भी है। तो क्या जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं? वो भी लेते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स लेने के मोड्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं। हम तो मल्टी सेलुलर है, तो हम मल्टी सेलुलर होने की वजह से क्या हमारे हर सेल, हमारे हर टिश्यू और हर ऑर्गन क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर एनिमल्स हैं, उनमें ये चीज नहीं है। उनके पास मल्टी ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मल्टी सेल्स नहीं है, मल्टी टाइप टिश्यू नहीं है। तो क्या एक ही वर्क फंक्शन को एक ही सेल से वो करते हैं। अगर आप बात करें डाइवर्सिटी में पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा स्पॉन्जियोसिल की बात करेंगे। वो क्या, उसके बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और वो कैनाल सिस्टम क्या करता है, पूरे बॉडी के हर एक फंक्शन को प्ले करता है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है, या किसी और भी हायर मैमल्स में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगा बिना किसी के हेल्प के या बिना किसी के नीड के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मेनली इसमें आएंगे कौन, सम ग्रीन प्लांट्स, या केवल ग्रीन प्लांट्स भी आप लिख सकते हैं, सम ग्रीन प्लांट्स। और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो सेल्फ और न्यूट्रिशन, और ये मोस्टली रोल प्ले करते हैं किस चीज में, फोटो सिंथेसिस में। आइए थोड़ा हम डेफिनेशन पे, ऑटोट्रॉपिक के डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, किस प्रोसेस से होता है। पॉइंट क्या है कि ये एक ऐसे काइंड का न्यूट्रिशन है, इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, अब ऑर्गेनिक मटेरियल भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। बेसिकली आप लोग देखे होंगे फोटोसिंथेसिस हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8 से 9 से 8 और 9 में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी प्लांट से वो क्या मिट्टी से लगा हुआ है, सनलाइट लिया, पौधे में आपने पानी डाला, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और भी अदर टाइप के गैसेज हैं, तो क्या करता है वो सेल्फ यूटिलाइज करता है। फोटोसिंथेसिस हमारे आपके द्वारा नहीं किया जाता है, प्लांट क्या करता है, खुद से सेल्फ यूटिलाइज करता है। तो ऑटोट्रॉपिक के केस में भी क्या, क्यों क्या किया, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 और वाटर को क्या किया, सेल्फ यूटिलाइज किया। किस चीज के लिए, प्रिपेयर ए ऑर्गेनिक फूड। और ये ऑर्गेनिक फूड जिस प्रोसेस से बना उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फर्दर अगर आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखेंगे तो इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में, फर्दर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या है। फोटो ऑटोट्रॉपिक उसके लिए हम लोग बोलेंगे जो अपना फूड
लाइट के हेल्प से बनाएगा। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के घर पे सब्जी है, दाल है, चावल है, तो सभी रॉ मटेरियल है ना। ऐसा तो नहीं है कि पका पकाया रखा है या 10 दिन का हमने आज ही पका लिया हो, तो ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल से पहले हम उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर उसको पकने के लिए डालते हैं। तो पकता है तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। तो हम लोगों ने जो फूड बनाया, अपने लिए प्रिपेयर्ड किया, उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ा, गैस का जरूरत पड़ा। तो हम लोग अपने लिए क्या, एक फ्यूल का यूज करते हैं, ईंधन का यूज करते हैं। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जो ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स जो भी हो वो क्या, बिना सनलाइट के फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है। कभी आप देखे होंगे या फिर आप घर में आपने गमला लगाया हो किसी भी तरीके का, कोई भी पेड़ या पौधा, तो सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे कि लीव्स येलो कलर होने के बाद फॉल डाउन हो जाते हैं, या बहुत टाइम तक आप उसको अगर केयर में नहीं रखिएगा तो गमले का पौधा आपका क्या, सूख जाएगा, डेड हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? बहुत बार रीजन होता है कि आपने गमले में ठीक से क्या, केमिकल्स का यूज नहीं किया। कई बार होता है कि आपने ठीक से पानी नहीं डाला, या कई बार होता है कि उसको क्या, ऑल प्रिपेयर मतलब कि एग्जैक्ट उसको सनलाइट नहीं मिला। तो सनलाइट नहीं मिला, तो सनलाइट नहीं मिलने की वजह से क्या, ये फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हो सकता है। और बेसिकली एक फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने के लिए 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट का वेवलेंथ होना बहुत जरूरी है। ये आगे हम फोटोसिंथेसिस में से बात करेंगे। और कीमो ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन आते हैं, दो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। पहला पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये रहता कहाँ है, आपने तालाब देखा होगा या झील भी कभी तो घुमा ही होगा। सासाराम में है तो आप आज ये माझर कुंड देखिए, माझर कुंड काफी अच्छा झील है। तो हम जब गए थे घूमने के लिए तो हमने झील में देखा कि वहां पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बहुत सारे थे। तो किस बात पे ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात है, हमारे जो भी इन्वायरमेंट में सल्फर प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया उस सल्फर को सल्फाइड में ब्रेक करता है, और यही ब्रेक करने के बाद इस सल्फाइड को क्या, अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करता है। तो देखिए जिस तरीके से फोटो ऑटोट्रॉपिक में प्लांट लाइट यूज कर रहा था अपने एज ए फूड के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, उसी तरीके से ये कीमो ऑटोट्रॉपिक प्लांट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सल्फर को क्या, सल्फाइड में बनाकर, और बैक्टीरिया क्या करता है, बाद में उसको अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज करता है। दूसरा इसका एग्जांपल है नाइट्राइट बैक्टीरिया। शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा, इसका नेम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास के क्या ये नाम सर आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी हम एक बात बताएंगे, आप लोग को याद आ जाए कि नाइट्रोसोमोनास कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दाल की खेती सबको पता है, हम लोग के गांव में क्या, हम लोग का अगर देश की आबादी की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ तो लोग क्या, फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। तो उसी में से एक दाल की खेती होती है। जो भी अगर दलहन की खेती वाले प्लांट हैं वो किसमें आते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। उनको किस फैमिली में रखा गया है, लेग्यूम्स फैमिली में। इसको की लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है, हम लोग को पता है कि कोई भी प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस किया तो क्या, CO2 को लिया,
और ऑक्सीजन को बाहर निकाला। उसी तरीके से ये जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जो दलहन के पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी नाइट्रोजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? उस दाल के पौधे के रूट नोड्यूल्स, जहाँ की कौन प्रेजेंट होता है? यही नाइट्राइट बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्राइट बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोले इसको? नाइट्राइट बैक्टीरिया। और बेसिकली हम लोग इसको नाइट्रोसोमोनास के नाम से जानते हैं। तो ये लेग्यूम्स प्लांट क्या किए? N2 को तोड़ा, किसमें? नाइट्राइट में। और साथ ही साथ जैसे ही नाइट्रोजन को ब्रेक किया, तो जो नाइट्रोजन ब्रेक किया तो सॉइल में क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया। तो इसीलिए क्या, इसको नाइट्राइट बैक्टीरिया को यह भी बोला जाता है कि इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपको याद आ गया हो कि नहीं, हमने इस चीज के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। फर्दर हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या? दोज न्यूट्रिशन, या कोई भी वैसा न्यूट्रिशन जो कि क्या किसी और पे डिपेंडेंट हो। जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, हम प्लांट पे डिपेंडेंट है, एनिमल पे डिपेंडेंट है ना। और भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग अलग अलग जगह पर डिपेंडेंट है। डेयरी के लिए हम लोग एनिमल पे है। कोई भी अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाना है तो हम लोग क्या प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हम लोग घर में भी रह रहे हैं तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है कि क्या हमारे पेरेंट्स हमारे नीड्स को फुलफिल करेंगे तो हम लोग का वेलबींग क्या होगा? बेटर होगा। उसी तरीके से हेटेरोट्रॉप्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म हो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, heterotropic nutrition, it is a mode of nutrition in which the organism depends on other for their survival and food। अगर आप किसी भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की बात करिएगा तो क्या कहीं ना कहीं किसी ना ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट है, आइदर प्लांट आइदर एनिमल। हम आप भी क्या हेटेरोट्रॉपिक ही है, तो हम लोग भी तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, या तो प्लांट पे डिपेंडेंट है या तो एनिमल पे डिपेंडेंट है। अगर जो भी वेजिटेरियन है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल पे डिपेंडेंट है। लेकिन डेयरी और अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या एनिमल पर डिपेंडेंट हैं। तो डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं कि ये एक ऐसा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पे? किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे। और वो अदर ऑर्गेनिज्म कौन होगा? या तो प्लांट या तो एनिमल। अगर प्लांट होगा तो क्या देगा? प्लांट प्रोडक्ट देगा ना। क्यों ऐसा हुआ है क्या कि प्लांट कुछ और देने लगा? एनिमल क्या देगा? एनिमल प्रोडक्ट। और एनिमल प्रोडक्ट में ही डेयरी आता है, डेयरी एग कुछ भी होगा जो क्या होगा? मीट, सब कुछ क्या एनिमल प्रोडक्ट होगा। फर्दर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। किसमें? पहला था फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स। उसी तरीके से हेटेरोट्रॉपिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैपेरोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एज ए होस्ट रहकर अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करे, वो क्या होंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। और तीसरा और आखिरी क्या होगा? हेलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि क्या हम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो भी डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ले। जैसे कि क्या, आपको एग्जांपल देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने ब्रेड को लिया, ठीक,
ब्रेड को बहुत टाइम तक हम लोगों ने छोड़ दिया या कहीं चले गए तो ब्रेड पे हम लोग क्या बहुत टाइम तक छोड़ा, तो उस ब्रेड में आप देखिएगा कि क्या मोल्ड्स लग जाते हैं, और वो मोल्ड्स क्या होते हैं, वो फंगस होते हैं। और वो फंगस क्या करता है, ब्रेड में जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करेगा। तो ये ब्रेड के साथ तो फंगस। अब जो डेड बॉडी हुआ, या फिर मान लीजिए कि कभी कोई एक्सीडेंटल में आपको स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी स्ट्रीट एनिमल डेथ कर गया, तो उन लोग को तो बॉडी को तो कोई डिकम्पोज करेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कहीं किनारे में पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे जो इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, उनके बॉडी पर जाकर उसको डिके करना शुरू करेंगे, सड़ाना शुरू करेंगे, और सड़ाने के बाद जो उसमें सिंपलेस्ट बचेगा, कि क्या हुआ, पहले वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स था, और कॉम्प्लेक्स उसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट बनाएंगे। सिंपलेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे कि उसको ब्रेक डाउन करके अपने न्यूट्रिएंट्स या अपने फूड के लिए वो यूज करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल होगा आपको फंगस, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, मशरूम के फार्मिंग में। हमारे मतलब कंट्री में भी बहुत अच्छा खासा मशरूम का पैदावार है। अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या प्रोत्साहित करती है, आपको एक एवरेज रेट पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराती है अपने तरफ से कि आप किसी भी काम को क्या कर सकें। तो मशरूम की खेती में करते क्या है कि जो भी मैन्यूर्स होते हैं या जो भी आप देखिएगा कि सड़े गले छिलके या जो भी फ्रूट्स होंगे उनको क्या करेंगे, सॉइल के अंदर डाल देंगे, और बाद में क्या होगा, सड़ जाएगा। अब सड़ने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो भी सॉइल में बैक्टीरिया या फंगस प्रेजेंट है उन्होंने क्या किया, एंजाइम सीक्रेट्स की, और वो एंजाइम सीक्रेट करके क्या किया, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट बनाया, और ये सिंपलेस्ट क्या होगा, बाद में इसी मशरूम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है क्या, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बॉडी में एज अ होस्ट रहकर सारे क्या आपके न्यूट्रिएंट्स को अपने लिए फुलफिल या यूज करता है, उसको क्या हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। थोड़ा डिटेल में इस पे एग्जांपल की एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप उस पर सुनिएगा। मान लीजिए कि आप कहीं पीजी में रहते हैं, आपके 4 दोस्त हैं, ठीक, तो आप चारों दोस्त का क्या हर चीज में इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप रूम का फ्लैट रेंट देते हैं या आप एक सिलेंडर लेते हैं या वेजिटेबल्स कुछ भी लेते हैं, तो आप लोग क्या चारों इक्वली उसमें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर वो 4 दोस्त अपने और 4 दोस्तों को बुला लें और वो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप जो भी खर्चा कर रहे हो क्या उसी एक्सपेंडिचर में क्या वो भी खा रहे हैं, तो होगा क्या, तो आप ही के घर में रहकर आप ही के चीजों को यूज करके आपको क्या कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके से ये पैरासाइट्स हमारे बॉडी में भी यही काम करते हैं। अगर किसी भी आप वायरल डिजीज की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली अभी आप कोरोना की बात कर लें, कोविड-19 थोड़ा ज्यादा ट्रेडिंग में चल रहा है बेचारा, इसलिए उसकी बात हम लोग पहले करेंगे। तो ये कोविड के वायरस करता क्या है, ऐसे तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट है। तो हुआ क्या कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से आपके बॉडी में आया तो आपको तो ये बात नहीं पता चला ना कि आपके बॉडी में कुछ एंटर किया, क्योंकि क्या वो किसी भी नेजल ट्रैक्ट या माउथ ट्रैक्ट या किसी अदर मीन्स ऑफ वे से भी वो आपके बॉडी में एंटर कर गया। आपके बॉडी में एंटर किया तो कहाँ गया, सबसे पहले आपके ट्रैक्ट के थ्रू आपके नेजल ट्रैक्ट में गया और लंग्स में गया। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या केमिकल्स भी तो हैं, और इन केमिकल्स को बनाने का काम कौन करता है, लीवर। तो पहला इफेक्ट किसको करेगा, वो लीवर को। क्यों, क्योंकि कोई भी वायरस होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आरएनए, और हम लोग का बॉडी किस चीज से बना है, डीएनए। तो जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है
उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, उसको ट्रांसलेशन करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे डीएनए का यूज पड़ेगा। तो क्या किया कि वो गया और हमारे ही बॉडी के केमिकल को क्या किया, अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज किया, अपने आर्मी को बढ़ाया। जैसे ही उसने आर्मी को बढ़ाया, वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देगा, और यही इफेक्ट करते हुए क्या करेगा, हमारे बॉडी को अंदर से डैमेज करते जाएगा। इसीलिए बोला गया कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर। अब मान लीजिए कि वायरस कहां से आया था, बाहर से आया था आपके बॉडी में, तो हमारे लिए क्या हुआ, आउटर हुआ ना, और बॉडी में रह कैसे रहा है, एज ए होस्ट, क्योंकि आपको पता भी नहीं और चाहकर उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। तो पैरासाइट्स का यही काम होता है। पैरासाइट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्दर दे डिवाइडेड इन एक्सोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट्स। अब ये एक्सोपैरासाइट्स और इंडोपैरासाइट्स क्या है, तो वो पैरासाइट्स जो आपके बॉडी के आउटर में हो उनको क्या बोलेंगे, एक्सोपैरासाइट्स, और वो पैरासाइट्स जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि एक्सोपैरासाइट्स के एग्जांपल और एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल। काम कर रहा की बात करें तो लीच, लाइस, मॉस्किटो है क्या। अगर क्या होता है, मॉस्किटो क्या करते हैं, या लीच या लाइस किसी भी बात करें, बहुत सारे डॉग्स में आप देखेंगे कि टिक भी आपको मिलेगा बॉडी पे। टिक क्या करते हैं कि स्टिक करके ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। सेम ये तीनों का भी यही काम है। लाइस हमारे बालों में जो जू पड़ता है ना, उसको हम लोग लाइस बोलते हैं। और लीच तो आप लोग जानती हैं, जो अगर कोई भी कैटल अगर पॉन्ड या लेक में अगर नहाने के लिए गया या फिर ऐसे ही तैरने के लिए गया, तो बहुत बार होता है कि बहुत सारे लीच क्या होते हैं, उनके बॉडी पे स्टक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और स्टिक करने की वजह से क्या, वहां से ब्लड सक करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम कहीं रातों में आपने अगर मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं यूज किया, तो ये मॉस्किटो क्या करेंगे, आपके बॉडी से खून सक करना शुरू कर लेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं कि खून चूस चूस के तो आधा कर दिए हो। तो सेम ये जो भी अगर हमारे बॉडी के बाहर से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, एक्सोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट्स हैं आपको राउंड वॉर्म और टैपवॉर्म। आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा और एक्स्ट्रा, कुछ और पैरासाइट्स भी हैं। जैसे कि एक पैरासाइट है आपको कस्कुटा प्लांट। कस्कुटा प्लांट पैरासाइट्स, जिसको कि हम लोग क्या अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। और एक मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो अब ये प्लाज्मोडियम मलेरिया हुआ कैसे, ये भी है कि इसको हम लोग पैरासाइट्स को क्यों बोले, क्योंकि अगर पैरासाइट्स है मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो आप सब लोग को पता है कि जो भी मलेरिया फीवर होता है हम लोग को, वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। तो फीमेल एनोफिलस जब बाइट की, तो क्या उस दौरान कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से हम लोग को क्या मलेरिया फीवर हुआ, ये बात है। तो होता क्या है कि जो भी फीमेल एनोफिलस है वो इस प्लाज्मोडियम मलेरिया का वेक्टर है। थोड़ा डिटेल में, थोड़ा आसानी से इसको समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि आप किसी भी बात को किसी के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं,
तो आप किसी न किसी एक पाथवे या मैसेज या फिर किसी को ढूंढिएगा कि जो क्या हमारे बातों को उसके तक पहुंचा दे। तो वेक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि यही प्लाज्मोडियम और यही स्पोरोजोइट्स क्या उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो हाफ लाइफ साइकिल कहाँ कंप्लीट किए हैं, फीमेल एनोफिलिस के बॉडी में, और हाफ लाइफ साइकिल हमारे बॉडी में। तो जैसे ही ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने हम लोग को बाइट किया, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के क्या स्पोरोजोइट्स क्या हुए, उसके माउथ से हमारे ब्लड में आए, और जैसे ही हमारे ब्लड में आए हमारे पूरे बॉडी में क्या हुआ, घूमना शुरू हो गया। हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी डब्ल्यूबीसी सेल्स थे, आरबीसी सेल्स थे, उनको क्या किया, डैमेज करना शुरू कर दिया, और डैमेज करके क्या बनाया, हीमोजाइम। और हीमोजाइम जैसे ही बनता है वही हम लोग का क्या मलेरिया के कन्फर्मेटरी को लेकर बताता है। तो ये प्लाज्मोडियम मलेरिया इस तरीके से हम लोग के बॉडी पे काम करता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या पैरासाइट्स के ही कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अपने अलग अलग स्टेप्स हैं, कुछ फर्दर स्टेप्स में उनकी हम लोग बात करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ये होलोजोइक न्यूट्रिशन दो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, पहला एक ह्यूमन बींग्स और दूसरा एमीबा में। एमीबा अपना कोई भी फूड अगर लेता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्यूडोपोडिया। आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेंगे जो कि क्या फूड को एक ही बार में मास फॉर्म में लेते हो। हम और आप क्या करते हैं कि एक ही बार में दाल चावल सब्जी चोखा भुजिया जो भी घर में बना हो एक साथ हमने क्या किया, ले लिया एक थाली में, थोड़ा सा ये लिया, थोड़ा सा चावल लिया, थोड़ा सा दाल लिया, साथ में थोड़ा भुजिया लिया, सभी को मिलाकर क्या किए, खा लिए। तो क्या हुआ कि एक साथ सारे फूड को लिया। ऐसा तो नहीं किया ना कि थाली में भोजन रखा था और हमारे बॉडी से कोई एंजाइम निकला बाहर, उसको क्या किया, स्मॉलर पार्ट में तोड़ा, ऐसा तो नहीं था। वो क्या हमारे बॉडी में आकर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। किस फॉर्म में, पहले कैसा था, कॉम्प्लेक्स था, और बाद में क्या हुआ, सिंपलेस्ट बना। किस प्रोसेस से, डाइजेशन प्रोसेस से। और ये डाइजेशन क्या करता है, उस चीज को स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या करता है, एंजाइम के मदद से ब्रेक करता है। अब मान लीजिए कि आपने जो भी खाया हो तो आपने पहले निवाला लिया, मुंह में डाला, तो आप मुंह में डालने के साथ क्या किए, उसको च्यू किए, दांत से उसको क्या किए, ग्राइंड किए, उसको आपने काटा। तो तोड़ने के साथ क्या हुआ कि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता है कि सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। अब पी टाइलिन मत पढ़िएगा, इसको टाइलिन बोला जाता है, पी साइलेंट होता है। तो ये टाइलिन क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ये ग्लूकोज क्या हुआ, वहां से हमारे स्टमक में आया। स्टमक में 3 एंजाइम से जो कि एक्शन किया। पहला HCl जो कि क्या किए, उसको और स्मॉलर पार्ट में ब्रेक किए, उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया। बाद में ट्रिप्सिन उस पे काम किया, बाद में और कुछ बाइल जूस और ये सब क्या किए, इस पे एक्शन किया इन्होंने, और ये सारे क्या हुए, फूड डाइजेशन के लिए रोल प्ले किए। आगे चलकर इंटेस्टाइनल पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और उस पार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा जिसको कि हम लोग क्या विलाई बोलते हैं, माइक्रो विलाई, जो कि इस तरीके का होता है। और इस पे क्या होते हैं, इस पे आपको ऐसे ब्लड वेसल्स दिखेंगे। आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखिएगा तो आपको दिखेगा, आपके बुक्स में भी डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट में आपको ये चीज मिल सकता है देखने को। आप चाहे तो बुक्स में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में इस चीज को अच्छे से दिखाया गया है। ठीक, ये होता क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल्स इससे होते हुए जाता है, तो जाने के साथ इसमें क्या
इसमें एक सिस्टम है। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि ये हमारा नोन है, तो आप उसको घर में आने दीजिएगा। अगर अननोन होगा तो आप उसको क्या वहीं रोक दीजिए, रुक, नहीं आना है तेरे को अंदर। सेम ये ये विलाई का भी यही काम होता है। जो भी बिगर पार्टिकल्स होंगे जो कि क्या अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होंगे, उनको क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। और जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स डाइजेस्टेड फॉर्म में, उनको क्या करेगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन करके उनके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड में भेज देगा। तो आप कई बार सुने होंगे कि अगर कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है तो आपके पूरे बॉडी के सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। ऐसा क्यों? भाई पेट खराब हुआ है तो पेट को ना दिक्कत होना चाहिए, ये हाथ पैर को क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि यही पेट क्या करता है, सभी चीज से कोरिलेटेड है। अगर डाइजेशन अच्छा है तो क्या न्यूट्रिएंट्स भी आपके बॉडी को अच्छे से मिल रहे हैं। जो भी एक्सट्रैक्ट किया क्या, वो ब्लड के थ्रू सारे सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया। तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से काम करता है। तो अगर उस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को आपको चाहिए विटामिन्स, आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, आपको चाहिए मास लेवल में ऑक्सीजन और या अदर कोई भी चीज, अगर आप उस चीज को फुलफिल नहीं करिएगा तो एक टाइम के बाद वो सिम्टोमेटिक ऑर्डर आपको दिखाएंगे, और वही सिम्टोमेटिक ऑर्डर आगे चल के आपको क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। तो ये डाइजेशन के केस में भी यही होगा कि जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के साथ हो ब्लड में उनके मिनरल्स और कंपोनेंट्स चले जाएंगे और पूरे बॉडी में क्या होंगे, घुल जाएंगे। तो ये बिगर पार्टिकल का होगा क्या, बहुत बार ये बिगर पार्टिकल स्प्लीन या लिम्फोसाइटिक्स में चला जाता है और बाद में क्या धीरे 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 डाइजेशन होता है। ये 11th क्लास फिजियोलॉजी में पढ़िएगा। 11th क्लास फिजियोलॉजी में इस चीज को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन किया गया। अभी हम थोड़ा उतने ब्रॉड लेवल पे आपको नहीं बता पाएंगे। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि बाद में स्प्लीन वगैरह में मेटाबोलाइज होता है। फर्दर जो बच जाता है जब वेस्ट मटेरियल, वो जाकर स्टोर होता है एज ए स्टोरेज रूम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। और बाद में ये निकलता है बाय द एनस। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे, अब देखिए। पहला क्या था, इंजेक्शन, जिसको कि क्या हम लोग बोलते हैं टेकिंग ऑफ फूड। फूड को लिया, फूड पाइप से नीचे आया, तो नीचे आया तो कहां आया, जे शेप्ड स्टमक में आया। स्टमक में आया तो प्रोसेस हुआ डाइजेशन। ये डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद क्या हुआ, इजेशन, और देन उसके बाद आपका जो भी होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू उस चीज को क्या करेगा, उन कंपोनेंट्स उन पार्टिकल्स को रीएब्जॉर्ब करके आपके बॉडी में भेज देगा। क्यों, ताकि आपके बॉडी के सेल के भी जो भी आपको डिमांड्स होंगे या जो भी फुलफिल होगा वो क्या करेगा, वो सारा उस चीज को वो कर देगा, बेटर कर देगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पे बात करेंगे।